सरफेस नाम से ही पता चलता है, which deals with any phenomena that occur at the surface. जैसे सरफेस टेंशन वगैरह जो भी हम टर्म यूज करते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है. So a process that occur at surface or interface. इंटरफेस मतलब जहां दो फेस कंबाइन करती हैं. इंटरफेस या सरफेस, it is a plane that separate two phases. Interface that separate two phases. Two phases in contact with each other. अब जैसे कि लिक्विड वाटर हमने किसी कंटेनर में डाला तो जो सरफेस है उसके ऊपर गैस है और उसके नीचे लिक्विड है, तो जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो सरफेस होगी और उस पर जितने भी इंटरेक्शन होंगे, जो भी फोर्सेस होंगे, वो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं. अब यहाँ एक टर्म यूज की जाती है एडसॉर्प्शन और एक एडसॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन एक टर्म होती है, एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग हैं. एडसॉर्प्शन का मतलब कोई भी सरफेस अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और रिटेन करती है उन मॉलिक्यूल को सरफेस पर. दैट प्रोसेस इज एडसॉर्प्शन. अभी हमने स्टार्ट ही किया है सरफेस केमिस्ट्री में. हम वो सारी प्रोसेस को स्टडी करेंगे जो सरफेस पर हो रही है, जो इंटरफेस पर हो रही है. इंटरफेस का मतलब दो फेजेस को सेपरेट करने वाली लाइन. जैसे ये सरफेस है, यहाँ पर लिक्विड है और ये गैस है. वैसे एक सरफेस ये भी है ना, सॉलिड और लिक्विड के साथ. तो जहां भी दो इंटरफेस कंबाइन करती हैं उसको हम इंटरफेस कहते हैं. और यहाँ जो भी इंटरेक्शन, जो भी प्रोसेस यहाँ होंगी, इस टॉपिक में हम वही स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहली टर्म जो हम कर रहे हैं वो है एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का मतलब अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करना और रिटेन करना. दैट प्रोसेस इज एडसॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि मॉलिक्यूल आए एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क. जैसे अमोनिया इन वाटर पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल लेता है और CaCl2.2H2O बना रहा है. सो एवरीवेयर देयर इज CaCl2.2H2O. तो हम क्या कहेंगे, वाटर एब्जॉर्ब हो गया कैल्शियम क्लोराइड. एडसॉर्प्शन का मतलब जैसे चारकोल है, इस पर मॉलिक्यूल को रिटेन कर लेता है, या ये चौक है जो जिससे बोर्ड पे लिखते हैं, उसको उस पे इंक पे डालें, या पेपर है तो उसकी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल रिटेन होते हैं. वहां हर जगह कंसंट्रेशन सेम नहीं है. बल्क में मतलब जितना अंदर की तरफ जाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी मॉलिक्यूल की, सबसे ज्यादा सरफेस पर है. तो एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, whereas absorption is a bulk phenomena. Throughout uniformly distributed हो गए मॉलिक्यूल. तो डेफिनेशन लिख लीजिए एडसॉर्प्शन. तेजस यही है पहली स्लाइड. ओके मैम. जस्ट सरफेस केमिस्ट्री में हम कुछ टर्म्स कर रहे हैं. पहली टर्म हम एडसॉर्प्शन ही कर रहे हैं. Adsorption, phenomena of attracting and retaining molecule of a substance on the surface of liquid or solid. तुम्हें पता है गैस की तो कोई सरफेस ही नहीं होती, ठीक है. तो यहाँ सरफेस या तो सॉलिड की होगी या लिक्विड की होगी. सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड रिजल्टिंग इन
high concentration at surface, then in the bulk is adsorption. और जो सरफेस थी जिसने मॉलिक्यूल रिटेन किए उसको हम कहते हैं adsorbent which retain the molecule, और जो रिटेन हुआ उसको कहते हैं adsorbate. तो दो टर्म यूज की जाती है. adsorbent, it is the surface that retain molecule, and adsorbate which is retained. जो adsorb हुआ उसको adsorbate, जिसकी सरफेस पर ये रिटेंशन हुआ वो adsorbent. एडसॉर्प्शन का रीजन क्या था, मॉलिक्यूल क्यों रिटेन हुए? क्योंकि सरफेस पर कुछ अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं. तुमने देखा बल्क में तो क्या है, एक मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंडेड है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो ऊपर से तो सराउंडेड है ही नहीं, तो उसकी ऊपर की तरफ जो बैलेंसीज है वो अनबैलेंस रहेंगी, पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं रहेंगी. सो इट विल ट्राई टू सेटिस्फाई दैट बैलेंसी, और इसी के लिए अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा. सो कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन इज the presence of unbalanced or residual attractive force at surface. ये अनबैलेंस फोर्सेस सॉलिड को रिएक्टिव बना देते हैं, सरफेस को रिएक्टिव बना देते हैं, और उसकी वजह से वो आसपास के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. अगर वो सरफेस सराउंडिंग मॉलिक्यूल को वैंडरवाल फोर्स के थ्रू रिटेन करे तो उस एडसॉर्प्शन को फिजिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं. अगर वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू रिटेन करे तो उसको केमिसॉर्प्शन कहते हैं. तो एडसॉर्प्शन दो तरह के हुए, एक केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन. केमिसॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स आर रिटेन्ड बाय केमिकल बॉन्ड, molecules are retained via chemical bond. और फिजिसॉर्प्शन में they are retained via van der Waals force. तो रिटेंशन सरफेस करो. हाँ हाँ निर्मल जरा एसी एक बंद करना. फिजिसॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन. जब फिजिकल फोर्सेस के थ्रू एडसॉर्प्शन हो तो फिजिसॉर्प्शन, PHYSISO, फिजिसॉर्प्शन. केमिसॉर्प्शन ये वाला आगे वाला. एक तो चला दो, पीछे वाला चला दो. या तो मेरे पीछे वाली रो में बैठ जाओ या आगे बैठ जाओ, ज्यादा कर दो. हाँ टेम्परेचर ज्यादा कर.
हाँ ओके। अब अगर इसकी जगह एब्जॉर्प्शन होता तो क्या होता? एब्जॉर्प्शन है व्हेन molecules of a substance are uniformly distributed, are uniformly distributed throughout the body of another substance at uniform rate. Is absorption. एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जब हम शुरू में सरफेस के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल आते हैं, जब सरफेस खाली होती है तब उसकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी। जब सरफेस पूरी फेल हो जाएगी उसके बाद और मॉलिक्यूल का रिटेंशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एब्जॉर्प्शन में थ्रू आउट ये प्रोसेस सेम रहेगा। When molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of another substance at uniform rate, it is absorption. जो कंसंट्रेशन टर्म है वो अब्जॉर्प्शन में यूज करते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में तो कंसंट्रेशन वेरी करेगी, सरफेस पे ज्यादा बल्क में कम। आगे सुनिए, अगर हम एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस है सरफेस पर है उसको, जैसे मान लो कोई गैस एब्जॉर्ब है सरफेस पर, थोड़ा सा हीट करें तो वापस से गैस बाहर निकल जाएगी। पेपर है, पेपर के ऊपर इंक एब्जॉर्ब है, पानी में डालो वो इंक वापस वाटर में चली जाएगी। ये एब्जॉर्प्शन का रिवर्स हुआ ना, सरफेस से मॉलिक्यूल का निकलना, इसको कहते हैं डीजॉर्प्शन। तो डीजॉर्प्शन इज रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, reverse of adsorption, that is removal of molecule, removal of molecules from surface, surface of adsorbent, removal of molecule from the surface of adsorbent, that is desorption. एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम एडसॉर्ब कंपाउंड को डाल दें तो जो सरफेस पर रिटेन मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट है उसको टकराता जाएगा और वापस से उसको बाहर निकालेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? डिसॉर्प्शन। ऐसी एक टर्म यूज की जाती है सॉप्शन। जैसे फैब्रिक को डाई कर रहे हैं हम, उसको डिप किया डाई में, तो पहले मॉलिक्यूल सरफेस पर आए, अगर लॉन्गर टाइम तक उसको रख दिया तो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करने लगे और फिर सारे में ही अब्सॉर्ब हो गए, मतलब बल्क तक अंदर तक चले गए। तो जब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ चल रहे हो कि सरफेस पे मॉलिक्यूल आ भी रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉप्शन। तो इसका है व्हेन बोथ एब्जॉर्प्शन and adsorption takes place simultaneously. Adsorption and absorption it is sorption. जैसे dyes get adsorbed as well as absorbed on fabric. जो कॉटन फाइबर है उसके अंदर तक चले जाते हैं। ये दोनों टर्म समझ में आई?
अब एडजॉर्प्शन को अगर हम थर्मोडायनामिक्स देखें, एडजॉर्प्शन की, बाहर से मॉलिक्यूल आया, अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू ट्रैप हुआ। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब कि हीट रिलीज हुई होगी, तो एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब मॉलिक्यूल बाहर बिखरे हुए थे और ट्रैप हो रहे हैं सरफेस पर, तो एंट्रोपी क्या है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव है। इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। लिख लीजिए, थर्मोडायनामिक्स of adsorption, पहला adsorption is exothermic, delta H negative, and always favor the process. और entropy decreases on adsorption, क्योंकि बिखरे हुए मॉलिक्यूल रिटेन हो गए, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, इट अपोज द प्रोसेस। और अगर हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखें, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तुम्हें पता है डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है, ये कब होगा, व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। जो फेवरेबल फैक्टर है वो अपोजिंग फैक्टर से ज्यादा हो, तभी होगा ना। डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस। इतना तो पता है ना, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन फिजिबल होती है। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहती है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन में ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो। हाँ, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो एक फेवरेबल फैक्टर रिएक्शन को फिजिबल बना रहा है। तो इन द बिगनिंग जब सरफेस खाली थी, डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव था। धीरे धीरे जब सरफेस फिल होने लग जाएगी, डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, और डेल्टा एस जो है वो तो नेगेटिव है ही थोड़ा सा। जब बेयर सरफेस थी तब ज्यादा मॉलिक्यूल अच्छे से रिटेन हो रहे हैं, जब सरफेस फिल हो जाएगी तो इनका रिटेंशन मॉलिक्यूल का कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दो अपोजिंग प्रोसेस है, ये दोनों अपोजिंग प्रोसेस का डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्टेज पर जाकर जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो जाएंगे, उस स्टेज पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो, और इसको कहेंगे एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। हमें पता है स्टार्टिंग में एडसॉर्प्शन की रेट ज्यादा होती है, धीरे धीरे एडसॉर्प्शन की रेट कम होती है। उसका रीजन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस इट बिकम लेसर एंड लेसर, और एक स्टेज पर आकर दोनों फेवरेबल और अपोजिंग फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। जिस स्टेज पर फेवरेबल और अपोजिंग प्रोसेस बराबर हो गए, उस स्टेज को कहते हैं एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। और इसके बाद क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे आए उतने इसको छोड़ के चले गए, तो रेट यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी मतलब। सो दिस इज द एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। At adsorption equilibrium, delta G will be zero. Difference between two
opposing forces, it become lesser, and at this stage it becomes 0. So हम कहेंगे adsorption is enthalpy driven. Adsorption is enthalpy driven and entropy opposed. स्टार्टिंग में डेल्टा एच बिकम मोर नेगेटिव, तो ये रिएक्शन फिजिबल है. एक स्टेज पर जाकर डेल्टा एच का जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम होती जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा. एक स्टेज जहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, जिसको एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कहेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ दो तरह के एडसॉर्प्शन देखे, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. क्या डिफरेंस है दोनों में? तो नेक्स्ट पार्ट लिख करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. पहला फिजिसॉर्प्शन देखते हैं. टाइप ऑफ फोर्सेस में डिफरेंस है. मॉलिक्यूल्स आर रिटेन्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस. और केमिसॉर्प्शन में बाय केमिकल बॉन्ड. दूसरा डिफरेंस, अब ये जैसे क्या एक सरफेस है, ठीक है, इस पे कुछ मॉलिक्यूल रिटेन हुए. जो पहली लेयर थी वो ज्यादा स्ट्रांगली रिटेन होगी, दूसरी लेयर के अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्सेस थोड़े वीकर हो जाएंगे पर स्टिल विल रिमेन. फिर तीसरी लेयर आएगी, उसमें और फोर्सेस वीकर हो जाएंगे, पर लेयर तो आ सकती है ना. वैन डर वाल्स फोर्सेस तो ऑपरेटिव होंगी. नीचे वाली लेयर पहली लेयर को अट्रैक्ट करेगी, दूसरी लेयर ऊपर वाली लेयर को अट्रैक्ट करेगी. अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज देयर. तो हम यहाँ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी. इन फिजिसॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर layer will be formed at surface. जबकि केमिकल बॉन्ड तो एक बार ही बनेगा, उसके बाद तो नहीं बनेगा. तो यहाँ क्या बनेगी? यूनिमॉलिक्यूलर लेयर. Unimolecular layer of adsorbate on surface. और तुम्हें पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस वीकर फोर्सेस हैं, तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होगी, मतलब डेल्टा एच उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी इसमें. So low heat of adsorption. It is between 20 to 40 kilojoule per mole. जबकि केमिकल बॉन्ड बनने पर तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो they have high heat of adsorption, more than this, because chemical bonds are stronger. हाँ बिल्कुल, सेकंड भी कर रही है, पहली वाली थोड़ी कम स्ट्रांगली करेगी क्योंकि दूर हो गई. हाँ, वैन डर वाल्स फोर्सेस तो काफी डिस्टेंस तक रहते हैं ना सरफेस के. ठीक है. तीसरा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस है इनमें. अब वैन डर वाल्स फोर्सेस वीकर फोर्सेस हैं, थोड़ा सा हीट करो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाते हैं. पर केमिकल बॉन्ड एक बार बन गए
तो वो इजीली ब्रेक नहीं होंगे, और ब्रेक हो भी गए किसी दूसरी जगह से भी तो ब्रेक हो सकते हैं। इसका मतलब फिजिक्स ऑप्शन कैन बी रिवर्स्ड बट केमीज ऑप्शन कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। तो चौथा डिफरेंस, फिजिक्स ऑप्शन कैन बी इजीली रिवर्स्ड, केमीज ऑप्शन कैन नॉट बी easily reversed. नहीं, इक्विलिब्रियम हाँ स्टॉप हो जाएगा, एक बार बॉन्ड बन गए खत्म, फिर उसके बाद आगे रिएक्शन नहीं होगी। अब अगला डिफरेंस क्या है, जब वैंडरवाल फोर्स के थ्रू, मान लो हाइड्रोजन गैस है, अगर वैंडरवाल फोर्सेस के थ्रू पूरी की पूरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह से सरफेस पे रिटेन हो गए, केमिकल एब्जॉर्प्शन में उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज भी हो सकती है। जब हमने केमिकल रिएक्शन करवाई, कुछ एनर्जी दी, हो सकता है हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूट जाए और इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एडसॉर्बेट इज सेम ऑन एडसॉर्बेंट इन फिजिक्स ऑप्शन, बट केमीज ऑप्शन में इट मे बी चेंज्ड। तो अगला डिफरेंस, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एडसॉर्बेट इज सेम ऑन एडसॉर्बेंट, जैसा पहले है वैसा ही ट्रैप होने के बाद भी रहेगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्टेट कैन बी चेंज, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ adsorbate may change on adsorbent. हाँ जी, डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है दोनों के लिए, ये पॉइंट समझ में आया। इसमें ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, इनमें से विच इज ट्रू फॉर फिजिक्स ऑप्शन, विच इज ट्रू फॉर केमिज ऑप्शन, इस तरह के। तो तुम्हें सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि इनमें से कौन सा है जो फिजिक्स ऑप्शन के अंडर आता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तुम्हें यहाँ पता होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। तो फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज ही होगा। फिजिक्स ऑप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट डिक्रीजेस with increase in temperature. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं x by m और t का, यहाँ x क्या है, मोल्स और अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है। x is the amount of adsorbate और m है, it is the mass of adsorbent। तो रेशो का मतलब क्या हुआ, यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट पर कितने ग्राम जो कंपाउंड है वो एडसॉर्ब हुआ। हाँ, तो हमने सरफेस फिक्स कर ली ना कि हमने एक एडसॉर्बेंट लिया, उसका पर यूनिट मास का जो भी सरफेस था हमने एडसॉर्बेंट फिक्स कर लिया, ठीक है। और उस पर कितना मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुआ उसको टेम्परेचर के साथ उसकी स्टडी की। अगर हम मान लो एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया फिक्स नहीं करते, अलग अलग मास लेते रहते, अलग अलग सरफेस लेते रहते, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ी चेक कर सकते थे। तो x by m एक फिक्स है, यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट पर जिसका यूनिट सरफेस एरिया हो उसके ऊपर कितना अमाउंट एडसॉर्ब हुआ। अगर वो टेम्परेचर के साथ इसकी स्टडी करते कॉन्टिन्यूअसली ये अमाउंट डिक्रीज होता है। इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है।
फिजिक्स ऑप्शन में। बट केमिक्स ऑप्शन में क्या होता है? पहले टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, ऐसा क्यों? हाँ जी बताएं। इनिशियली increases with the temperature but then decreases. कोई रीजन बताओगे? हाँ जी, कोई रीजन? क्योंकि एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए स्टार्टिंग में सम एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो शुरू में वो टेम्परेचर दे के हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। वंस द केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, उसके बाद अगर हम हीट करेंगे तो बॉन्ड वापस टूटना शुरू हो जाएंगे और एडसॉर्प्शन कम हो जाए। तो देख लीजिए ग्राफ दोनों का अलग अलग है। तो रीजन था एज इनिशियली सम activation energy will be required for bond formation. अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है? तुम्हें पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूल अगर पास आ जाए तो इफेक्टिव हो जाते हैं। तो फिजिक्स ऑप्शन प्रेशर के साथ इंक्रीज होगा। फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेस with increase in pressure. बट केमिक्स ऑप्शन पे प्रेशर का बहुत कम इफेक्ट है, लेस अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। एम कांस्टेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू कम होगी ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाएगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है और हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी जहां टेम्परेचर यूज हो रहा हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो हमें टेम्परेचर कम करना चाहिए, ठीक है। अब स्पेसिफिसिटी देखें तो ये पता है किसी भी सरफेस पर थोड़ा या ज्यादा और केमिकल फिजिक्स ऑप्शन तो हो ही जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। बट केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों के बीच में केमिकल अफिनिटी का होना जरूरी है। इसका मतलब फिजिक्स ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफिक, किसी भी सरफेस पर किसी का भी एडसॉर्प्शन हो जाएगा। बट केमिक्स ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक, हर एक के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकते हर एडसॉर्बेंट के। तो नेक्स्ट इज इट इज नॉट स्पेसिफिक, but chemies option it is highly specific. अगर मान लो एक गैस किसी सरफेस पर फिजिजॉर्ब हो रही है तो जितना गैस का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितनी उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगी, उतना फिजिजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, सरफेस एरिया, ये फैक्टर्स हैं जो फिजिजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए तो सरफेस एरिया की जरूरत नहीं है, वहां तो केमिकल अफिनिटी होनी चाहिए या एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम चाहिए रिएक्शन के लिए, तो वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगला डिफरेंस देख लीजिए, एक्सटेंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस तुम्हें याद होगा, तुमने लास्ट ईयर किए थे। वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं जब सरफेस एरिया ज्यादा हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो या जो गैस इजीली लिक्विफाई हो रही है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो किसी भी गैस का फिजिक्स ऑप्शन किस पे डिपेंड करेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ गैस एंड इट्स ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। बट ये फैक्टर केमिक्स ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तो कुछ और ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अफिनिटी, केमिकल अफिनिटी। तो एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन of gas is directly proportional to its surface area or ease of liquefaction.
Chemisorption में there is no relation of extent of adsorption with ease of liquefaction और surface area. एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए तो उनकी केमिकल अफिनिटी इंपॉर्टेंट है. हाँ, एडसॉर्बेंट का कांस्टेंट करते. अब मान लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है. एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन किसका सबसे ज्यादा होगा? CO2 का. हाइड्रोजन का सबसे कम होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है. लेकिन प्लैटिनम, पैलेडियम, इनकी सरफेस पर केमिजॉप होती है हाइड्रोजन, CO2 तो नहीं होती. इसका मतलब हाइड्रोजन का साइज छोटा है या बड़ा है ये इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा केमिजॉप्शन में. एक पर्टिकुलर सरफेस पर हाइड्रोजन का एडसॉर्प्शन स्ट्रांग होता है. तो जब स्पेसिफिसिटी आ जाती है तो वो टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्या बन जाएगा? केमिजॉप्शन. ये समझ में आ रहा है? CO2 के फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बड़ा एरिया है. फिर ऑक्सीजन के, फिर हाइड्रोजन के तो बहुत ही कम हुए, और हीलियम के तो इससे भी कम. हीलियम में तो एक ही एटम है, हाइड्रोजन में तो कम से कम एक मॉलिक्यूल में 2 एटम तो है. तो ये डायरेक्ट सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है फिजिसॉर्प्शन. नेक्स्ट आते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड. प्रेशर बढ़ाया, ज्यादा गैस मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए, क्लोज आ गए. जितने क्लोज आएंगे उतना मैग्नीट्यूड वैन डर वाल्स फोर्सेस का ज्यादा होगा. दूर होंगे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होंगे. हाँ, जो भी सरफेस पे ट्रैप हो रही है. अगला हम आते हैं फैक्टर्स फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड एडसॉर्बेंट. ये हम बात फिजिसॉर्प्शन की कर रहे हैं. गैसेस जनरली फिजिसॉर्प होती हैं. नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. देखिए इधर, हर एडसॉर्बेंट की एडसॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग है. जिस एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा, वहां रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी ज्यादा. यहाँ पर उसका केमिकल फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही, उसकी फिजिकल स्टेट भी इम्पोर्टेंट है. अगर हम एक लंप लें और उसको पाउडर कर दें तो पाउडर में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगी. मतलब पीसेस में डिवाइड कर लें तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा. तो पहला फैक्टर है. एडसॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है, एडसॉर्बेट पे भी करता है. अगर एडसॉर्बेंट होगा तो उसका सरफेस एरिया देखना होगा. तो लिख लीजिए, ग्रेटर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया ऑफ adsorbent, greater will be the volume of gas adsorbed. जैसे जनरली सिलिका की एक फॉर्म होती है जेल फॉर्म, सिलिका जेल. एक तो हार्ड होती है और एक जेल फॉर्म में होती है. तो जेल वाला जो फॉर्म है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, ये भी एक बहुत अच्छा एडसॉर्बेंट है. क्ले ले लें, इट्स ए गुड एडसॉर्बेंट. ट्रांजिशन मेटल बहुत अच्छे एडसॉर्बेंट है. तुम्हें पता है ना, ट्रांजिशन मेटल में तो कितना वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं, हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स भी हैं. तो उनके पास काफी सारा सरफेस एरिया अवेलेबल, इवन केमिसॉर्प्शन के लिए भी अवेलेबल है. इतने सारे वैलेंसीज हैं, किसी भी वैलेंसी में वो गैस के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं. तो ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड एडसॉर्बेंट. ट्रांजिशन मेटल्स गुड एडसॉर्बेंट ड्यू टू
ड्यू टू वेकेंट और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत जल्दी से बना लेते हैं। एंड हाई चार्ज साइज रेशियो, मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, ट्रांजिशन मेटल का साइज कम है और चार्जेस ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑपोजिटली चार्ज आयन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। दैट इज व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड एब्जॉर्बेंट। तो केमिकली वो क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल स्टेट तो है ही। हाँ जी, ये लिख लिया तुमने, कहीं जरूर ये पढ़ा होगा एक्टिवेटेड चारकोल। एक तो चारकोल लिखते हैं ना, कि एक्टिवेटेड चारकोल लिखते हैं, क्या होता है ये होता है वैक्यूम में नॉर्मल चारकोल को हीट करते हैं, उससे क्या होता है कि उसकी सरफेस पर जो ऑलरेडी ट्रैप्ड गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं। अब वो सारी सरफेस बेयर सरफेस अवेलेबल है, तो उसका नेट सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा एंड इट विल बी बेटर एब्जॉर्बेंट। सो एक्टिवेटेड चारकोल हैव मोर सरफेस एरिया, इट इज अ बेटर एब्जॉर्बेंट। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ड्यू टू लार्ज vacant surface। अब जब मान लो रूम टेम्परेचर पर जो चारकोल है तो जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं उसकी सरफेस पे ट्रैप्ड हो जाएंगी, लेकिन अगर हम उसको एक्टिवेट कर दें, थोड़ा सा हीट कर दें, पर तुम्हें पता है चारकोल तो बर्न हो जाता है, तो हम वैक्यूम में हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा उसकी सरफेस पे जो ट्रैप्ड गैसेस हैं टेम्परेचर होने पर डीजॉर्प्शन हो जाएगा, उनका बाहर निकल जाएंगी। अब वो चारकोल का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, सो इट्स ए गुड एब्जॉर्बेंट। हाँ जी, समझ में आया। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इजी टॉपिक है, क्लास में भी ध्यान से सुनोगे ना तुम्हें सारा याद हो जाएगा, इसीलिए इसकी ना ध्यान कंसंट्रेशन जो मैं बोल रही हूँ उस पर देना, फिर बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक। हाँ जी, आगे समझे। अब अगर हम सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट की बात करें, एक टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एब्जॉर्बेंट। ये है सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन पर ग्राम। स्पेसिफिक का मतलब ही यूनिट टर्म के लिए आ जाता है, तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इज द सरफेस एरिया available for adsorption per gram of adsorbent। तो अगर हम कहें इस एड्सॉर्बेंट का स्पेसिफिक एरिया ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, हमने दोनों एड्सॉर्बेंट के 1 ग्राम लिए, पर किसी एक एड्सॉर्बेंट के 1 ग्राम में भी सरफेस एरिया ज्यादा था। मतलब अगर मान लो एक की सरफेस स्मूथ है और एक रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस का एरिया ज्यादा होगा, तो उसका स्पेसिफिक एरिया ज्यादा होगा। अदरवाइज तो मास अलग अलग ले लो तो सर वैसे ही एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है, पर हम यहाँ एवरी पर ग्राम सरफेस अवेलेबल को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो एक्टिवेटेड चारकोल में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एरिया बढ़ा देते हैं, पर ग्राम एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन एक्टिवेटेड चारकोल में बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। जो क्ले चारकोल इसीलिए अच्छे एब्जॉर्बेंट है, कैविटीज होती है इनकी सरफेस पर, और कैविटी से क्या होता है, सरफेस का टोटल एरिया अवेलेबल बढ़ जाता है। तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ चारकोल सिलिका जेल इज हाई, इसीलिए ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट है, इनकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है। फाइनली डिवाइडेड कंपाउंड अगर हम ले लें तो उसका स्पेसिफिक एरिया बढ़ जाता है। अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम कोई एब्जॉर्बेंट ले लें तो उसका स्पेसिफिक एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और इट बिकम अ गुड एब्जॉर्बेंट। इसलिए हम कहते हैं एक लंप ऑफ एब्जॉर्बेंट और पीसेस ऑफ एब्जॉर्बेंट में
सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, स्पेसिफिक एरिया किसका ज्यादा होगा, पीसेस वाले। तो स्पेसिफिक एरिया बोलते ही हमने मास को फिक्स कर लिया। यहां तक समझ में आया? अब आते हैं हम नेचर ऑफ अब्सॉर्बेट। इस पे कैसे डिपेंड करता है? तुमने +1 में गैसियस स्टेट में एक टर्म पढ़ा था, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? जब हम एक गैस, एक मिनट लिखना बंद करें और सुने। जब हम एक गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस का टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, यही करते हैं। पर गैस के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बाद ही उसके फोर्सेस वीकर होते हैं। अगर गैस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर रखा जाए तो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस कभी भी इतने स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाते, क्योंकि टेम्परेचर से फोर्सेस हमेशा कम होते हैं। तो उस गैस को अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रखा तो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा वीकर रहेंगे और वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो पाई। तो critical temperature of the gas, it is the temperature at which or below which gas can be liquefied by applying pressure. Due to attractive force. लिक्विड गैस से लिक्विड में चेंज होने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गए पहले से, and it is impossible to liquefy the gas above critical temperature. It is impossible to liquefy a gas above critical temperature. और किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, टीसी। टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, जिसके वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा। तुम्हें याद होगा हाइड्रोजन और हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इतना कम कि इस गैस को लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अगर मान लो इन दोनों गैसेस को 0 डिग्री पे भी रखें तो 0 डिग्री इनका अबव क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, समझ रहे हो? हाइड्रोजन और हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है और नॉर्मल कंडीशन में माइनस सब जीरो टेम्परेचर भी उनके लिए अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है और उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस इफेक्टिव हो ही नहीं पाएंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई हाइड्रोजन एंड हीलियम। बट जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब कि उस गैस को टेम्परेचर को रजिस्ट करने की पावर ज्यादा है, मतलब वो गैस हाई टेम्परेचर तक भी लिक्विफाई हो सकती थी। या असल में जैसे कि हाँ, ये क्रिटिकल टेम्परेचर डेफिनेशन समझ में आई? जैसे देखिए, मान लो दो गैसेस हैं ए एंड बी और इन दोनों के क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी हमें दिए हुए हैं। ए का टीसी सपोज 50 डिग्री है और बी का 25 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी गैस है वो 25 से नीचे लिक्विफाई हो सकती है पर 25 के ऊपर नहीं हो सकती, जबकि ए गैस 50 डिग्री तक भी लिक्विफाई हो सकती है। तो अगर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ तो कौन सी गैस लिक्विफाई होगी? ए गैस लिक्विफाई हो जाएगी, क्योंकि वो 50 डिग्री तक भी लिक्विफाई हो सकती है, जबकि बी के लिए 30 डिग्री क्या होगा, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर, और इस पर उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस कभी भी इफेक्टिव नहीं होंगे। सो बी विल नॉट बी लिक्विफाइड बट ए गैस विल बी लिक्विफाइड। और यहाँ से हमें इनडायरेक्टली क्या पता चला कि ए का सरफेस एरिया ज्यादा था, उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थे,
इसीलिए ए जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा रेट से इसका एब्जॉर्प्शन होगा किसी भी सरफेस पर। आगे समझो, ले सकते हो ये एग्जांपल। टू गैसेस ए एंड बी with critical temperature 50 degree and 25 degree. If room temperature is 30 degree, which gas will be liquefied or which gas have more rate of adsorption? More rate of adsorption on same adsorbent. याद रखना हम फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तुम्हारा आंसर क्या था? गैस ए हैव स्ट्रॉन्गर intermolecular forces. Gas A have stronger intermolecular forces and more ease of liquefaction and adsorption also. तो अगर हमें 3-4 गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिए जाते तो हम इजीली बता सकते थे किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा। इनडायरेक्टली क्रिटिकल टेम्परेचर उस गैस के अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंडिकेट करता है। जैसे SO3 SO2 है, इसका TC है 650 केल्विन और मीथेन है, इसका है 190 केल्विन TC। तो उसी से पता चल गया कि SO2 के फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे मीथेन से। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें तो SO2 बेंट मॉलिक्यूल है, इसमें डायपोल है, पोलर है नहीं, कैंसिल नहीं होंगे ना इनके डायपोल्स, तो इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे। जबकि मीथेन क्या है? नॉन पोलर, टेट्राहेड्रल है, रेगुलर ज्योमेट्री है, डायपोल मोमेंट 0 है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के फोर्सेस डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, लंडन फोर्सेस। सो इट हैज वीकर डिस्पर्जन फोर्स। यही रीजन है कि मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है और SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। ये चीज तुम्हें सोल्यूशन में बताई थी मैंने, सॉल्युबिलिटी जब हम कर रहे थे। क्रिटिकल टेम्परेचर उस कंपाउंड की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर अप्लाई हमने किया है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर उसकी इस प्रॉपर्टी को, जैसे किसी लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब उसके फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। वैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब उसके फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, राइट। अब टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखते, हमें पता है एक गैस है एडसॉर्बेट और ये किसी सॉलिड एडसॉर्बेंट पर जा रही है। जब ये एडसॉर्ब हुई तो हीट निकली। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट कंज्यूम होगी और ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए टेम्परेचर का ऑपोजिट इफेक्ट है एडसॉर्प्शन पर। इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे से में एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हीट विल बी यूज्ड अप, सो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जहां पर ये हीट कंज्यूम हो रही थी।
लीच रिले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। ये किसके लिए था? फिजिक्स ऑप्शन के लिए। केमिज ऑप्शन में तो मैंने अभी बताया ग्राफ कैसा था, शुरू में एनर्जी चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, वंस द बॉन्ड्स आर फॉर्म तो फिर वो ब्रेक होने लगेगी, तो टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम मैंने बताया ये दिस इज फॉर फिजिक्स ऑप्शन। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? अगर हम किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर इंक्रीज करते हुए उसका इफेक्ट देखते हैं तो उसको एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। आइसोथर्म का मतलब भी क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, बाकी वेरी कर रही है चीजें। तो अगला जो हम करने वाले हैं वो है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। नीचे वाला केमिज ऑप्शन का था। तुम्हें पता है कितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा? ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे करता है। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट करते हुए प्रेशर बढ़ाएं और उसकी स्टडी करें तो वो जो ग्राफ हमें मिलेगा उस ग्राफ को हम एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। द कर्व obtained by plotting the amount of gas against amount of gas adsorbed. Per unit amount of gas adsorbed on specific area x by m, मतलब m के ऊपर x तो 1 ग्राम पे कितनी, स्पेसिफिक एरिया हो गया ना। The curve obtained by plotting the amount of gas adsorbed on specific area with or against pressure is called adsorption isotherm. आइसो बार तब कहते हैं जब थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। ऐसी एक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म वाले कोर्स में फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो फिजिक्स ऑप्शन के लिए ही है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। Adsorption isotherm for physics option. Freundlich adsorption isotherm for physics option. ये तो देखें हमने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर और x बाई m में अलग अलग टेम्परेचर पर इस तरह के आइसोथर्म हमें मिलते हैं। ये T1, T2, T3, जरा बताएंगे क्या रिलेशन होगा इन तीनों में? T1, T2, T3 में कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है? T1 सबसे ज्यादा है, जिसपे x बाई m भी सबसे ज्यादा है। तुम्हें पता है ना टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन कम होता है, तो x बाई m T1 पर मैक्सिमम है, तो T1 शुड बी मिनिमम। समझ में आई? x बाई m इज मैक्सिमम एट T1, सबसे ज्यादा अमाउंट उसी पे एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड एवरी आइसोथर्म जो है दैट एंड्स टू दिस, इसका मतलब क्या आ गया? ये कौन सी स्टेज है? इक्विलिब्रियम। किसी स्टेज पे तो इक्विलिब्रियम आएगा ही ना।
प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज होगा, बट इनफाइनाइट टेम्परेचर पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा किसी एक प्रेशर पर जाकर एब्जॉर्प्शन में आगे कोई चेंज नहीं होगा, जब द होल सरफेस इज कवर्ड, बहुत सारी लेयर्स बन गई, तो जब ये एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा वो एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम होगा। मुझे बताओ पहले तो इस ग्राफ में T1 T2 T3 क्या है, समझ में आया? T1 पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, तो जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो टेम्परेचर मिनिमम होगा ना। राइट? अब फ्रेंडलिश ने क्या बताया? हाँ जी, यहां तक कर लिया सबने? प्रोडक्ट साइड में हीट है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब हीट दे रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी ताकि उस हीट को यूज किया जा सके? बैकवर्ड जाएगी ना, डीसऑर्प्शन हो जाएगा, वो एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा, डीसऑर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है? दैट x/m स्पेसिफिक एरिया पर अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब, it is directly proportional to p raised to power 1/n, where n is more than 1. क्योंकि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और x/m का, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन मिलती है, बट उसके बाद एक कर्व सा आ जाता है और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर हम स्टार्टिंग में देखें एट लो प्रेशर, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, मतलब लो टेम्परेचर पर 1/n इज 1, यही है। लो टेम्परेचर पर जब सरफेस खाली थी, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट हाई प्रेशर, लो प्रेशर P के साथ है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट किया हुआ ना, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? दैट x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। हाई प्रेशर पर क्या आ गया? कांस्टेंट। एट हाई प्रेशर x/m इज कांस्टेंट, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, x/m is k p raised to power 1/m, P is the proportionality constant। तो हाई प्रेशर पर क्या हुआ? इट इज k, p raised to power 0 हो गया, मतलब हाई पर 1/n क्या हो गया? 0, कांस्टेंट है। हाई प्रेशर पर ये लाइन क्या बता रही है? प्रेशर इंक्रीज करने पर भी x/m में कोई चेंज नहीं हो रहा। n एक टर्म है, मतलब एक ऐसे यहां से यहां तक के लिए, बताने दो मुझे जरा, यहां से यहां तक के लिए ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना कांस्टेंट है, p रेज टू पावर सम फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर एप्लीकेबल है। यहां पर हम क्या कहेंगे? x/m is k p raised to power 1/n, where 1/n can be in between 0 to 1। 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी ना, 1/n is between 0 to 1। 0 कब हो गया? जब प्रेशर बहुत ज्यादा था। 1 कब हो गया? जब प्रेशर बहुत लो था। तो एक रेंज ऑफ प्रेशर पर फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एप्लीकेबल है। दिस इज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एन उस सिस्टम पर डिपेंड करता है, कौन सा एडसॉर्बेंट है, कौन सा एडसॉर्बेट था, किस टेम्परेचर पर ये ग्राफ प्लॉट किया, उस पर डिपेंड करता है। जहां पर ये कांस्टेंट हो गया, ये सैचुरेशन प्रेशर हुआ ना, ये सैचुरेशन प्रेशर है, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया ये सैचुरेशन प्रेशर।
एक ऐसा प्रेशर जिसके बाद आगे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। एक ऐसा प्रेशर जिसके बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। पर एक रेंज ऐसी है जिस पर फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म अप्लाई होती है, ये वाली रेंज। एक्सपेरिमेंटल है, हमने अलग अलग प्रेशर पर ये x/m निकाला और ग्राफ प्लॉट किया, तो हमें कुछ इस तरह का चेंज नजर आया। हाँ जी, देखिए सबने। ये सैचुरेशन प्रेशर था। एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम ग्राफ से ही। कैसे? हाँ जी, अगर हम ये जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ने की थी, इसका लॉग ले लें दोनों तरफ। लॉग x/m log k 1/n log p, यही आएगा। हमारे पास फॉर्मूला था ये x/m is k p 1/n। इधर सामने देखिए, इसका लॉग लिया दोनों तरफ, ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो गई। log x/m और log p का ग्राफ, intercept will be log k and slope is 1/n। तो ये n की वैल्यू सिस्टम के लिए निकाली जा सकती है। प्रेशर का इफेक्ट नॉर्मली गैसियस स्टेट पे आता है। अभी जो हमने फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म किया, ये तब था जब एडसॉर्बेट गैस हो और सरफेस क्या हो, सॉलिड। दिस आइसोथर्म इज फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। तो गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा ये हमने देखा। अब अगर मान लो हमने चारकोल को सॉल्यूशन में डाल दिया, तो चारकोल क्या करेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सॉलिड के फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो जो सॉलिड सॉल्यूट डाला है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर ये सॉल्यूशन फेज में होता तो ये आइसोथर्म कैसी बन जाती? हाँ, एक मिनट रुक जाओ। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, हमने एब्जॉर्बेंट को किसी सॉल्यूशन में डाल दिया, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब्ड, x/m is the amount of solute adsorbed, will be directly proportional to concentration raised to power 1/n। जैसे गैस के लिए हम प्रेशर लेते हैं ना, ऐसे ही सॉल्यूशन फॉर्म में अगर कोई है सोल्यूट जो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तब हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। यहाँ C हो गई उसकी कंसंट्रेशन। तो x/m will be k C raised to power 1/n। C is the concentration of solution। हाँ, मतलब सोल्यूशन ले लिया, सोल्यूशन में कोई सोल्यूट है, वो सोल्यूट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सोल्यूट कोई भी हो सकता है, मान लो गैस को भी किसी सोल्यूशन फॉर्म में ले लिया। एडसॉर्बेंट इज सॉलिड
उसकी सरफेस पे ट्रैप होने वाली चीजें क्या है, आइदर गैस और सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर कोई लिक्विड है या सोल्यूशन के अंदर कोई सोल्यूट डिजॉल्व है। अब सोल्यूशन में दो चीजें होती है ना, सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है। सोल्यूट के फोर्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, सॉलिड होता है वो, सॉलिड सोल्यूट है तो वो अपनी सरफेस पर किसको अट्रैक्ट करेगा, सोल्यूट को। तो अगर मान लो सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। तो जिस तरह से अगर मान लो ऐसी ओपन गैस पड़ी हुई है तो गैस का प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हमने चारकोल को डिप कर दिया किसी सोल्यूशन में तो सोल्यूशन में जिस सोल्यूट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। तो यह है समझ में, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर गैस है तो फिर ये किस पे डिपेंड करती है, उसके प्रेशर पर। जैसे क्वेश्चन आया था, शायद आईआईटी का ही क्वेश्चन था कि चारकोल को हमने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डिप किया, डिप करने से पहले एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी थी और डिप करने के बाद एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन दी थी, तो कितना अमाउंट एसिडिक एसिड का एब्जॉर्ब हुआ उस चारकोल की सरफेस पर। तो हम कर सकते थे mv/1000 मोलैरिटी, नॉर्मली मोलैरिटी लेते हैं हम, पर कुछ भी हो सकता है, चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो अगर मान लो उसमें शुरू में mv/1000 करके इतना एसिडिक एसिड था, एसिडिक एसिड सोल्यूशन मतलब एसिडिक एसिड क्या है, सोल्यूट, ठीक है। तो बाद में एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी, अमाउंट कम हो गया, तो बाद की जो कंसंट्रेशन है और पहले की कंसंट्रेशन है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बताएगा, हाउ मच एसिडिक एसिड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। तो एक सोल्यूट जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो भी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकता है। हाँ जी, ये समझ में आया। जैसे अभी सॉल्ट एनालिसिस में करोगे पर वैसे बता देती हूँ तुम्हें। जैसे लेक टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं, एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट है कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो जेलाटिनस सा प्रेसिपिटेट आता है और उसमें उस प्रेसिपिटेट पे ब्लू लिटमस डाल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे लिटमस सोल्यूशन डाला वो पूरे सोल्यूशन में नहीं जाता, वो जो जेलेटिनस प्रेसिपिटेट है ना उसकी सरफेस पे सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जेलेटिनस प्रेसिपिटेट का सरफेस एरिया ज्यादा है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट फॉर लिटमस सोल्यूशन। तो सारे लिटमस सोल्यूशन को अपनी सरफेस पे लेगा और पूरे क्लियर सोल्यूशन के ऊपर हमें वो फ्लोटिंग ब्लू कलर का लेक मिलेगा। तो उस सोल्यूशन में जो ब्लू लिटमस था जिसका सोल्यूशन हमने बनाया, तो ब्लू लिटमस सोल्यूट सारा का सारा उस लेक के ऊपर, उस प्रेसिपिटेट के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया। तो एग्जांपल है ना कि एक सोल्यूट जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो किसी भी एब्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस पर ट्रैप हो जाता है और सोल्यूशन को छोड़ देता है। सोल्यूशन को छोड़ दिया, सोल्यूशन बन गया कलरलेस और सारा का सारा सोल्यूट किस पे चला गया, उस एब्जॉर्बेंट। ये डिपेंड करता है कि उस एब्जॉर्बेंट की एब्जॉर्प्शन पावर कितनी। ये समझ में आया, एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बहुत पहले एक एब्जॉर्प्शन और भी तुम्हारे कोर्स में हुआ करती थी, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका ग्राफ कुछ ऐसा था, फ्रेंडलिज का ऐसा है। क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, इसमें तुम्हें ये लाइन क्या बता रही है कि हमेशा थ्रू आउट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसमें है वो x बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नहीं प्रेशर रेज टू पावर 1/n। तो ये पहला वाला कब हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कैमीज ऑप्शन में, कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब गैस के मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं तो जितने मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं उतना ही उसका x/m बढ़ रहा है। तो ये कैमीज ऑप्शन के लिए था और ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए था। कैमीज ऑप्शन में क्या है, जब सारी सरफेस कवर हो गई बस उसके बाद रुक गया एब्जॉर्प्शन। इसमें तो क्या है, सारी सरफेस कवर होने के बाद भी सेकंड लेयर बनना शुरू हो जाएगी, फिर थर्ड लेयर बनना शुरू हो जाएगी क्योंकि मल्टी मॉलिक्यूलर था। तो ये दो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिए गए थे, ये फिजिक्स ऑप्शन का था और ये कैमीज ऑप्शन का था। इसको फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, ये लैंगमूर कहते हैं इसको। लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म।
अब आते हैं एप्लीकेशन। एडजॉर्प्शन की क्या एप्लीकेशन है? चलिए, तो फ्लोटिंग होता है वो। जिलेटिनस का मतलब क्या है? जो सेटल नहीं होता, उसको जिलेटिनस कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। फर्स्ट है गैस मास्क। एडजॉर्प्शन कॉम्पिटेटिव होता है, कंपीटिंग होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो चारकोल है, फाइनली डिवाइडेड कोकोनट चारकोल, इस पे ऑक्सीजन गैस एडजॉर्ब्ड है। अगर ये किसी ऐसी एटमॉस्फेयर में आता है जहां पर लार्ज सरफेस एरिया वाली गैसेस हो, फॉस्जीन वगैरह, तो क्या होगा? फॉस्जीन एडजॉर्ब हो जाएगी, वो डिस्प्लेस कर देगी एडजॉर्ब्ड गैस को। अगर मान लो लेस एडजॉर्ब्ड गैस है और उसके कांटेक्ट में लार्ज सरफेस एरिया वाली गैस आ जाती है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो गैस मास्क में यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। इसमें लेयर होती है एब्जॉर्बेंट की, तो जैसे माइंस वगैरह में जहाँ पॉइजनस गैसेस होती है, मास्क यूज किया जाता है। उसमें क्या है? जो इनहेल्ड एयर है दैट पासेस थ्रू द लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो जब उसमें से पास होती है तो जो पॉइजनस गैसेस हैं, फॉस्जीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन वगैरह है, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है, वो उस मास्क में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो इनहेल्ड एयर विल बी फ्री फ्रॉम दीज टॉक्सिक गैसेस, तो उनके पॉइजनस इफेक्ट को खत्म किया जा सकता है। रादर ये जब एब्जॉर्ब होगी तो गैस मास्क में जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी और ये पॉइजनस गैसेस उसमें ट्रैप हो जाएंगी। तो पहला एग्जांपल ये लिख सकते हो, दैट फाइनली डिवाइडेड coconut charcoal is used in gas mask for absorbing toxic gases like phosgene, carbon monoxide, methane. कोल माइंस वगैरह में ब्रीदिंग के लिए ये मास्क यूज किए जाते हैं। कोकोनट चारकोल भी ले सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल भी ले सकते हैं। Inhaled air must pass through these layers. तो गैस मास्क में अगर ऑलरेडी एब्जॉर्ब है एयर, तो वो डिस्प्लेस हो जाएगी इन गैसेस की प्रेजेंस में, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज कंपीटिंग। तो इनहेल एयर को टॉक्सिक फ्री किया जा सकता है गैस मास्क लगा के। तुमने कई बार देखा होगा जो प्लास्टिक बॉटल्स, जो वाटर बॉटल वगैरह या कोई भी प्लास्टिक कंटेनर खरीदते हैं, उसमें से एक पाउच सा निकलता है, उसमें लिखा होता है नॉट एडिबल, है ना? उस पाउच में सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर उस क्लोज्ड वेसल में रहे तो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और उसमें कोई एयर वगैरह भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो पाउच हमने रखा है। तो प्रिजर्विंग वैक्यूम उसके लिए भी यूज करते हैं, प्लस उसके मॉइस्चर फ्री करने के लिए भी कंटेनर को यूज किया जाता है। प्रिजर्विंग वैक्यूम का मतलब, कई जैसे डेवार फ्लास्क वगैरह होता है, उसमें ये जो बॉटल होती है इसके बाद एक डबल लेयर होती है, उस डबल लेयर में चारकोल फिल कर देते हैं। उससे क्या होगा? चारकोल फिल होने से बाहर से भी कोई भी गैस उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो मॉइस्चर फ्री कंडीशन बनाने के लिए भी और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो अगला ये लिख सकते हैं, इन प्रिजर्विंग वैक्यूम and
for moisture free condition, for moisture free containers. तो मॉइस्चर फ्री कंटेनर्स में इस तरह के एब्जॉर्बेंट के पाउचेस डाल दिए जाते हैं. इसी तरह से शुगर केन से शुगर बनाते हैं. शुगर केन का जो सोल्यूशन होता है वो तो डार्क कलर का होता है, शुगर तो प्योर व्हाइट होती है. तो शुगर केन से शुगर बनाते समय उसमें से कलर पिगमेंट निकालने के लिए बोन चारकोल यूज किया जाता है. तो क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर में ये यूज करते हैं. इसलिए कई लोग, पुराने लोग शुगर नहीं कंज्यूम करते, इसीलिए हड्डियों से बनता है. हड्डियों से क्या बनता है, उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है बोन चारकोल. तो अगला लिख लीजिए, इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर. अब जैसे गुड़ है, वो भी शुगर केन से ही बनाते हैं. उसका कलर अलग होता है, शुगर का अलग होता है. तो गुड़ में इस तरह के जो चारकोल वगैरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता उसका, इसलिए उसका कलर वैसे ही डार्क रहता है. शुगर को ट्रीटमेंट किया जाता है. तो टू क्लैरिफाई शुगर, बोन चारकोल इज यूज्ड. Sugar is decolorized by treating sugar solution with the charcoal. Sugar is decolorized by treating sugar solution with the charcoal. तो जितने भी अनडिजायरेबल कलर्ड मटेरियल्स हैं वो सारे चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, और शुगर जब क्रिस्टलाइज होके आती है तो प्योर व्हाइट होती है. अगला इसका यूज है नोबल गैसेस की सेपरेशन में. सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस. अब नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी? हीलियम की सबसे कम, जेनॉन की सबसे ज्यादा. तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर चारकोल रखे हुए हैं, उनमें से इस मिक्सचर को पास करते हैं. जिनॉन तो हाई टेम्परेचर वाले चारकोल में भी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन हीलियम एब्जॉर्ब ही नहीं होती. सबका एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर अलग अलग है, और एक बार एब्जॉर्ब हो गई तो डिसॉर्प्शन टेम्परेचर भी सबका अलग अलग है. जैसे हीट करेंगे, जो सबसे कम एब्जॉर्ब गैस है वो पहले बार आएगी, और लास्ट तक जो मिक्सचर में रहेगी वो जिनॉन रहेगी, क्योंकि जिनॉन का सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रांगली ये चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब है. तो लिख सकते हैं नोबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट. Absorbed to different extent at different temperature. On charcoal. And this criteria is used for their separation. This is used for their separation. Separation from a mixture. Xenon will be most strongly absorbed, तो लास्ट तक चारकोल में रहेगी, और हीलियम विल नॉट बी, ये किसी भी सरफेस पर एब्जॉर्ब नहीं होती, विल नॉट बी एब्जॉर्ब, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है. तो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा जिसपे हीलियम को छोड़कर बाकी सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो गई. उसके बाद थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो नियॉन पहले निकलेगी, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, लास्ट में जो निकलेगी गैस वो क्या होगी, जिनॉन. उनको अलग अलग कंटेनर में हम स्टोर करते रहेंगे.
डिजॉर्ब होती जाएगी। हाँ, वो जो गैस अब्जॉर्ब हुई है, पहले तो अब्जॉर्ब कर लेंगे सबको, और उस अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस अब्जॉर्ब होंगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये गैसेस अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये दोनों तो होंगी नहीं। अगर हमने इस जो अब्जॉर्ब नहीं हुई उनको उनको फिर किसी और कंटेनर में भेजा जहां हमने टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया हुआ है, तो इस बार नियॉन अब्जॉर्ब हो जाएगी, हीलियम नहीं होगी। जो अब्जॉर्ब हुई थी ये तीनों गैसेस, इनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो पहले आर्गन निकलेगी, फिर क्रिप्टॉन निकलेगी, और लास्ट में जिनॉन निकलेगी। ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी तो बेस्ड ही एडजॉर्प्शन पर है, किया था हमने। तो नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन selective distribution of different component of a mixture, different component of a mixture between two phases। तुम्हें बताया था ना क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मूविंग फेज होती है। एक सेकेंड, पता है कुछ? हमने आइसोमेरिज्म में भी किया था। स्टेशनरी फेज होती है एब्जॉर्बेंट, और मूविंग फेज होती है सॉल्वेंट, जो सरफेस पे मूव करता है। जैसे कि पेपर के ऊपर इंक स्पॉट है और हम उसको डिप कर दें वाटर में, तो जब वाटर पेपर के ऊपर मूव करेगा तो जैसे ही इंक स्पॉट पे आएगा तो इंक को भी अपने साथ लेके मूव करेगा। अगर मान लो हमारे पास मिक्सचर ऑफ इंक है, तो उस पेपर पर दोनों की रेट ऑफ मूवमेंट अलग अलग होगी। अगर रेड कलर की इंक है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ब्लू कलर वाली इंक कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी मतलब दो चीजें हो रही हैं। जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है वो उस इंक को आगे ले जाना चाहता है, पर जो पेपर है वो उसको अब्सॉर्ब करना चाहता है। तो अगर मान लो उस इंक की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ज्यादा हुई तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन अगर उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो वो पेपर पर ही पड़ी रहेगी। तो इनका ये जो रेट ऑफ मूवमेंट है और एब्जॉर्प्शन है, ये डिफरेंट होता है। सो ये जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, उनका सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें? स्टेशनरी फेज एंड मूविंग फेज में। किसी का स्टेशनरी फेज में ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो मूविंग फेज में कम हो जाएगा। किसी का मूविंग फेज में ज्यादा है तो स्टेशनरी फेज में कम हो जाएगा। तो मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस, दैट इज stationary phase and moving phase, stationary phase and moving phase। जो डिफरेंट कंपोनेंट है मिक्सचर के, they migrate at different rate on stationary phase। stationary phase पर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो उनकी ये रेट किस पर डिपेंड करेगी? अगर किसी कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ज्यादा है तो स्टेशनरी फेज में वो कम रहेगा और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। किसी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, वो क्या करेगा? कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज पर ही पड़ा रहेगा, वो मूविंग फेज के साथ मूव नहीं करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? सो द कंपोनेंट विच माइग्रेट मोर will be less adsorbed and more soluble in moving phase। ये समझ में आया? लिख लीजिए, a component of mixture which is more strongly adsorbed will migrate less on stationary phase with solvent which is a moving phase।
मूविंग फेज कभी सॉलिड तो हो नहीं सकता, है ना। मूविंग फेज जो मूव करे, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, पर स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकती है, इवन लिक्विड भी हो सकती है। तो लिख लीजिए स्टेशनरी फेज कैन बी सॉलिड और लिक्विड absorbed on solid, can be solid or liquid। और मूविंग फेज, मूव करने वाली फेज जो कि लिक्विड होगी या फिर गैस होगी। ये +1 में है ना, एक टेक्निक ऑफ सेपरेशन कुछ ऐसे उसमें दे रखा है क्रोमेटोग्राफी का, एनसीईआरटी में। अब कई तरह की क्रोमेटोग्राफी है, डिपेंडिंग ऑन उनको किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे एक मैंने तुम्हें बताई थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक ब्यूरेट की तरह का कॉलम था। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम बनाया जाता है स्टेशनरी फेज का, और उसमें जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उस मिक्सचर को उस कॉलम के ऊपर डाला जाता है। जैसे इस तरह का कॉलम होता है, ग्लास ट्यूब होती है ये, तुम्हें मैंने एनेंशियोमर के सेपरेशन में बताया था। ये इस तरह का कॉलम है which is filled with stationary phase। स्टेशनरी फेज बेसिकली adsorbent है। सिलिका जेल, एलुमिना कोई भी यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है प्लग कर देते हैं इसको नीचे ग्लास वूल से, यहाँ ग्लास वूल लगा देते हैं ताकि ये जो मिक्सचर है बाहर ना निकले। ठीक है, इसको फिल कर दिया हमने स्टेशनरी फेज से। जैसे यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेज डाल दी, ये एडजॉर्बेंट है, जनरली व्हाइट कलर के ही होते हैं। अब जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उस मिक्सचर को इसके ऊपर लगा देते हैं, ये मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। और इस मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट एडजॉर्बेट है, मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब इसके ऊपर से यहाँ सॉल्वेंट डाला जाता है, टॉप पर हमने सॉल्वेंट डाल दिया। अब ये सॉल्वेंट जो है इसमें से पास होता हुआ जाता है सारे में, और नीचे से यहाँ से ये सॉल्वेंट बाहर आ रहा है। तो जब सॉल्वेंट इस पे मूव करेगा तो इस कॉलम में मान लो मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट थे ए बी सी, तो ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेंगे इस कॉलम में। ठीक है, जैसे इस कॉलम में मान लीजिए यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट मिला, ये दूसरा कंपोनेंट था, और ये तीसरा कंपोनेंट वहीं रह गया स्टार्टिंग में। और ये हमारी थी कौन सी फेज, ये स्टेशनरी फेज थी। हमें एक 3 बैंड से मिल रहे हैं ना, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब हमने ऊपर से क्या डाला है, सॉल्वेंट, तो जब सॉल्वेंट या मूविंग फेज डाली जाती है तो इसके जो कंपोनेंट है दे ट्रेवल अप टू डिफरेंट डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो ए कंपोनेंट था इसके बारे में क्या कह सकते हो, जो कॉलम में सबसे नीचे आया वो क्या था, दैट विल बी लीस्ट absorbed and more soluble in solvent। इसीलिए वो स्टेशनरी फेज उसको होल्ड नहीं कर पाई और सॉल्वेंट के साथ वो ज्यादा ट्रेवल किया। और जो सी कंपोनेंट था जो कम, सबसे कम मूव किया है, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज मोस्ट absorbed ऑन स्टेशनरी फेज। तो जब हम सॉल्वेंट डाल के इन सोल्यूट को मूव करवाते हैं इस फेज के ऊपर, उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूजन। इल्यूट कर रहे हैं हम, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग adsorbed कंपोनेंट।
सॉल्वेंट डालते जाएंगे तो ये जो बैंड्स है ना नीचे खिसकते जाएंगे और सॉल्वेंट के साथ यहाँ से बाहर निकलते रहेंगे। जैसे पहला एक कलर का बैंड आया उसको अलग सेपरेट कर लेंगे, फिर दूसरे कलर वाला बैंड आया फिर उसको सेपरेट कर लेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर जो किसी और मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, तो उनको क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट का रेट ऑफ एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन अलग अलग है। ये समझ में आया? जो कॉलम में सबसे बॉटम पर मिला कंपोनेंट, उस कंपोनेंट की एडसॉर्प्शन पावर कम थी और सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा थी। जब हम इसको रिकवर कर लेते हैं सॉल्वेंट डाल डाल के, तो उस रिकवरी को इल्यूजन कहते हैं, इल्यूट करना कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड आइसोलेटिंग, collecting or isolating separated zone by washing। वॉशिंग किससे कर रहे हैं? सॉल्वेंट से। अब इसमें सॉल्वेंट डालते जाएंगे तो ये जो जोन है, 3 जोन है और खिसकते जाएंगे नीचे और एक एक करके हम उनको सेपरेट कर लेंगे। ये समझ में आया कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? हमारे प्रैक्टिकल में कोर्स में है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर ही नॉर्मली तुम्हें देते हैं। हाँ, ये स्टेशनरी फेज सॉलिड है ना, इसके ऊपर बनेंगे ना। तुम्हें कलर नजर आएगा सामने, मान लो ये 3 कंपोनेंट अलग अलग कलर के हैं, इस मिक्सचर में तो हमें कलर नजर नहीं आ रहा, पर जब इस पे मूव करेंगे तो ए अलग जाएगा, बी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, तो उनके अलग अलग कलर उस पे नजर आएंगे। अब क्या करते हैं, सॉल्वेंट जो है उस पेपर के ऊपर जो कंपाउंड है उसको थोड़ी देर के लिए तो अपने साथ मूव करवाता है, पर देयर इज स्ट्रगल बिटवीन 2 फेजेस। सॉल्वेंट उसको अपनी तरफ रखना चाहता है और सरफेस उसको अपनी तरफ रखना चाहती है, तो कुछ डिस्टेंस तक तो वो सॉल्वेंट के साथ मूव करता है, उसके बाद वो गिव अप कर देता है, पेपर पे ही एब्जॉर्ब रहता है। तो इंक भी सारी की सारी बाहर नहीं निकल जाएगी, थोड़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, उसके बाद से वाटर ही आगे जाएगा। तो इस तरह से होता है। अगली क्रोमेटोग्राफी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर हमें पता लगाना हो कि हमारे कंपोनेंट में, हमारे मिक्सचर में कितने कंपोनेंट है, कॉलम बाद में लगाएंगे, पहले ये तो देख लें कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं। उसके लिए हम टीएलसी लगाते हैं उस मिक्सचर की, और टीएलसी में या तो ग्लास की स्ट्रिप होती है या पेपर स्ट्रिप भी होती है। पेपर स्ट्रिप वाले को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर एक ग्लास प्लेट होती है और ग्लास प्लेट के ऊपर हम एडसॉर्बेंट की लेयर लगा देते हैं, जो एडसॉर्बेंट है उसको लगा के ड्राई कर लेते हैं। तो एक तरह से अब ये पेपर के ऊपर सॉरी ग्लास प्लेट के ऊपर एडसॉर्बेंट ट्रैप हो चुका है, मतलब एडसॉर्बेंट की लेयर आ चुकी है। अब जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उस मिक्सचर की सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके कैपिलरी से एक ड्रॉप यहाँ डाल देते हैं। यहाँ हमने ड्रॉप डाल दी बेस लाइन बना के, और इसको हमने डिप कर दिया सॉल्वेंट में। यहाँ नीचे सॉल्वेंट रखा हुआ है। अब क्या होगा, ऐसे टिल्ट करके बीकर में रख देते हैं उसको। अब नीचे से जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है, ऊपर चढ़ता है और वो इस प्लेट के ऊपर जाएगा, और जैसे ही वो इस स्पॉट पर पहुंचेगा तो इस स्पॉट में जो 2 कंपोनेंट है उसको अपने साथ लेके आगे मूव करेगा। अब हमारे पास ये एक स्ट्रिप थी, ठीक है, ये इसकी बेस लाइन थी। तो इसमें जो कंपोनेंट थे, मान लो एक यहाँ पर हमें स्पॉट मिला और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर एक इस तरह से मिला। सॉल्वेंट हमने यहाँ तक रखा, मतलब पेपर चढ़ता जा रहा है ये, और जब ये टिप के थोड़ा सा नीचे पहुंचा सॉल्वेंट, में पता है ना पेपर के ऊपर भी पानी मूव करता है, नजर आ रहा होता है कि ये पानी ऊपर जा रहा है। तो हमने पूरा पेपर को क्रॉस ना करे, वो उससे पहले ही रहे, तब उसको
बाहर निकाल लिया इस प्लेट को। अब प्लेट को बाहर निकाल के जब हमने देखा तो एक कंपोनेंट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक कंपोनेंट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की फ्रॉम बेस लाइन, और सॉल्वेंट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लो सॉल्वेंट ने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, कंपोनेंट ए और बी था, ए ने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने 6 या 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ए और बी में हमें पता चल गया सॉल्वेंट में कौन ज्यादा सॉल्युबल था, ए। तो एक टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं आरएफ वैल्यू। इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन। ये प्रैक्टिकल में करोगे तुम, ये डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस moved by solvent from baseline। अब A की RF वैल्यू क्या होगी, A की RF वैल्यू क्या होगी 8/10, और B की RF वैल्यू क्या होगी 4/10। तो जिसकी RF वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा सॉल्युबल और लेस अर्धा। ये पॉइंट समझ में आया? तो कई बार हमें क्वेश्चन में आरएफ वैल्यू भी दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा ज्यादा अर्धॉप था। ये पॉइंट क्लियर हुआ? देख लीजिए, एनसीईआरटी में आरएफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है +1 के एनसीईआरटी। प्रैक्टिकल में तुम्हें ये प्लेट ना देके पेपर दे देते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर। जैसे पेपर की स्ट्रिप बनाओगे और तुम्हारे प्रैक्टिकल में है रेड और ब्लू इंक को सेपरेट करना, तो तुम्हें मिक्सचर देंगे रेड और ब्लू इंक का, और तुम्हें उसकी बेस लाइन, इवन प्रैक्टिकल फाइल में भी ये लगाते हो कि उसपे वो स्ट्रिप पे आधी डिस्टेंस पर ब्लू कलर की लाइन मूव करेगी, बाकी पे रेड कलर की लाइन मूव करेगी। तुम्हारा ऑर्डिनरी पेपर तो इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन पावर नहीं होता, थोड़ा सा थिक होता है ये पेपर। तुम देखा होगा थिक पेपर जिसपे कुछ ड्राइंग वगैरह करने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसी तरह का क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। उसपे दोनों के मिक्सचर का सोल्यूशन बना के उसपे एक ड्रॉप डाल देते हैं और फिर उसको वाटर में डाल देते हैं। वाटर जब उसके ऊपर से मूव करेगा तो रेड और ब्लू इंक दोनों को साथ लेके जाएगा, पर एक डिस्टेंस के बाद तुम्हें रेड और ब्लू इंक सेपरेट नजर आएंगे। फिर उसमें कितनी डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रेवल की, कितनी रेड इंक ने, कितनी ब्लू इंक ने, उससे उसकी आरएफ वैल्यू निकालेंगे। एटलीस्ट वाइवा के लिए तो पता चल गया ना। हाँ, पूरा पूरा मिक्सचर मूव करेगा, बिल्कुल। ये समझ में आया? ठीक है। ये जो थिन लेयर का जो हमें प्लेट मिली इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं, या पेपर से जो हमें मिला उसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, पेपर के ऊपर ना सेलुलोज का सोल्यूशन बना के उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो एक लिक्विड सोल्यूशन की कोटिंग हमने पेपर के ऊपर कर दी, और वो इसमें जो एब्जॉर्बेंट है वो लिक्विड है, और उसको हमने ट्रैप किया हुआ है पेपर के ऊपर। तो हमें बताया ना एब्जॉर्बेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एब्जॉर्बेंट लिक्विड है जिसको हमने ट्रैप किया है पेपर के ऊपर। इसके अलावा मान लो हमें कोई कॉइन दिया गया, उस कॉइन में हमें बताना है कि क्या इसमें जिंक और सिल्वर या एल्यूमिनियम या निकल है, इन मेटल की प्रेजेंस को कंफर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, इनको डिसॉल्व कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड में। सोल्यूशन बना लिया हमने, फिर इस सोल्यूशन को हमने इस क्रोमेटोग्राम में बेस लाइन के ऊपर उस मिक्सचर को लगा दिया। ये मिक्सचर था नाइट्रिक एसिड का जो सोल्यूशन था ना, और हमने क्या किया, प्योर जिंक आयन का सोल्यूशन लिया, ऐसे ही हमने सिल्वर आयन का सोल्यूशन लिया, फिर हमने एल्यूमिनियम आयन का सोल्यूशन लिया और निकल आयन का सोल्यूशन लिया। हमें बताना है कि इस मिक्सचर में इनमें से कौन सा कंपोनेंट है। तो जब हमने इसका क्रोमेटोग्राम बनाया तो हमें मिक्सचर में ये दो जगह पर इस तरह के स्पॉट नजर आए, मतलब इसमें दो मेटल है। जिंक का स्पॉट यहां तक रुक गया, सिल्वर का स्पॉट यहां पर रुका, एल्यूमिनियम का स्पॉट यहां तक आया, और निकल जो है वो यहाँ कहीं आया।
अब बताओ इस मिक्सचर में कौन सी दो गैसेस थी? इस मिक्सचर की RF वैल्यू किससे मैच कर रही है? इसकी मैच कर रही है किससे? एल्यूमिनियम से। और दूसरे स्पॉट की मैच कर रही है किससे? सिल्वर से। तो यहां से पता चल गया ना कि इसमें सिल्वर और एल्यूमिनियम थे। तो यही इस पेपर क्रोमेटोग्राफी या TLC की इंपॉर्टेंस है कि अननोन जो हमारे पास मिक्सचर है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या ये मेटल्स प्रेजेंट हो सकती हैं या ये कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि अगर कंपोनेंट सेम है तो उसकी RF वैल्यू सेम आएगी। तो क्रोमेटोग्राम का क्या एप्लीकेशन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ सरफेस केमिस्ट्री का ये पहला पार्ट था, एडसॉर्प्शन, जो अभी हमने किया। सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स में इसको स्टडी करते हैं। पहला ये है, दूसरा पार्ट है कैटलिस्ट, और तीसरा पार्ट इसमें आता है कोलाइड्स। तो 3 टॉपिक हैं